नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। हम लोग क्लास कर रहे थे लेखपाल की और लेखपाल के लिए योजनाएँ कवर कर रहे थे, है ना? योजनाओं में ग्रामीण परिवेश यानी कि ग्रामीण अ, स्वास्थ्य संबंधी योजनाएँ हम लोग डिस्कस कर चुके थे, ग्रामीण शिक्षा संबंधी योजनाएँ डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग देखेंगे ग्रामीण रोज़गार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, भारत सरकार की तरफ से और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। इन सभी योजनाओं को, इन सभी प्रोग्रामों को आओ ज़रा डिस्कस करते हैं। देखो, शुरुआत करेंगे हम एक छोटी-सी योजना से। इस योजना का नाम है खादी ग्रामोद्योग या हम कहें खादी गाँव परियोजना। कौन-कौन सी परियोजनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे? पहले आओ ज़रा इनके बारे में डिस्कस कर लें। यानी सबसे पहले खादी गाँव परियोजना के बारे में देखेंगे। इसके अलावा रोज़गार संबंधी योजनाएँ और भी कई सारी चलाई जा रही हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा स्टैंड अप स्टैंड अप इंडिया, ठीक? आपने नाम सुना होगा स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। ये जो योजनाएँ हैं, ये कब से शुरू हुई हैं? कितना फंड इसमें दिया जाता है? कौन-सा मंत्रालय चला रहा है इन्हें? इन 3-4 बातों पर आपको ज़्यादा फ़ोकस करना है और इसके उद्देश्य क्या हैं? इसके बाद स्टार्टअप इंडिया को पढ़ने के बाद हम डिस्कस करेंगे, स्टार्टअप इंडिया के ही नाम से एक सीड फंड कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसे कहते हैं स्टार्टअप स्टार्टअप इंडिया सीड फंड सीड फंड स्कीम, ठीक है? सीड फंड स्कीम को पढ़ने के बाद यानी इसके बारे में डिस्कस करने के बाद, हम डिस्कस करेंगे पीएमईजीवाई प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम। साथ ही साथ आपने नाम सुना होगा एक योजना का जिसे कहते हैं गरीब कल्याण रोजगार अभियान रोजगार अभियान गरीब कल्याण रोजगार अभियान। इसके अलावा आपने आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का नाम सुना होगा, ठीक? और भी कई सारी योजनाएँ हैं, जैसे कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना, विश्वकर्मा योजना, है ना? सांसद आदर्श ग्राम योजना, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं खादी गाँव परियोजना से। आओ देखो, योजना का नाम है खादी गाँव परियोजना, खादी गाँव परियोजना। गौर करना ज़रा, ये जो खादी गाँव परियोजना है, इसकी शुरुआत कब से हुई है? 3 बातें मुझे बता दो। इसकी शुरुआत ये कब से हुई? और इसके अलावा कारक क्या है इसका? और तीसरी बात, इसका उद्देश्य क्या है? बस ये 3 बातें आपको पता होना चाहिए। देखो, सबसे पहले शुरुआत 2017 से होती है, 2017 वर्ष 2017 से शुरू हुआ और इसका कारक क्या है? यह खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, ठीक है? और इसका उद्देश्य ज़रूर याद रखना, सवाल पूछा जा सकता है। तो देखो, खादी गाँव परियोजना है, तो गाँव में अगर खादी संबंधी काम होगा तो वहाँ पर क्या होगा? रोज़गार को बढ़ावा मिलेगा, अर्थात इसका प्रमुख उद्देश्य है ग्रामीण इलाके में ग्रामीण इलाके में रोज़गार को बढ़ावा देना, ठीक है? बढ़ावा देना। इसके अलावा अगर रोज़गार मिल गया तो फिर क्या होगा? तो फिर वहाँ के लोगों की गरीबी कम होगी, ज़ाहिर-सी बात है पैसा आ गया, रोज़गार आ गया, तो गरीबी कम करना गाँव क्षेत्र में, ये भी इसका प्रमुख टारगेट है। और अब अगर गरीबी है तो मुझे बताओ एक व्यक्ति गाँव में रहता है, तो फिर गरीबी को दूर करने के लिए वो कहाँ जाएगा? वो शहर में जाएगा, अर्थात गाँव से शहर में पलायन हो रहा है। अब ऐसी स्थिति में अगर इस प्रकार की परियोजनाएँ गाँव में ही आ गई हैं, तो क्या ये पलायन होगा? नहीं होगा। अर्थात इसका एक प्रमुख उद्देश्य ये भी है कि ये गाँव से शहरों में गाँव से शहरों में पलायन भी रोकता है, पलायन रोकना। ये प्रमुख इसके उद्देश्य हैं, बस इतनी बातें याद रखो, ठीक? अच्छा, यहाँ पर आओ ज़रा, उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं लिख रहा हूँ, कुछ मैं महत्वपूर्ण तथ्य लिख रहा हूँ। इन तथ्यों पर ज़रा गौर करना। महत्वपूर्ण तथ्यों में 1960 में एक अधिनियम आया था, इस अधिनियम को याद रखो। आपसे अगर पूछे उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग अधिनियम कब आया? तो आप बताओगे 1960 में। उत्तर प्रदेश
खादी ग्रामोद्योग। खादी ग्रामोद्योग अधिनियम, ठीक है? ये कब आया? 1960 में। अच्छा, इसी अधिनियम के अंतर्गत जो ये 1960 वाला है, इसके अंतर्गत एक बोर्ड का गठन हुआ था। ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश की स्टैटिक जीके में आप याद रख लो या फिर योजनाओं में याद रख लो। तो इसी अधिनियम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, ग्रामोद्योग बोर्ड, इसका होता है गठन। सीधा सवाल अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हो। अब और आगे बढ़ो जरा। अगली योजना मैंने आपको बताई थी स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया, ये जो स्टैंड अप इंडिया योजना है, इसके बारे में कुछ बातें आओ जरा डिस्कस कर लें। सबसे पहले इसका मंत्रालय बताओ मुझे, ठीक है? स्टैंड अप इंडिया कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आती है? फिर मुझे बताना इसके अंतर्गत कितना ऋण का प्रावधान है, ये बता दो। और फिर मुझे बताओ कि इसमें पात्रता क्या है? अगर कोई व्यक्ति इस योजना का लाभ लेना चाहे तो उसे कौन-कौन से मापदंडों पर खरा उतरना होगा? ठीक, मंत्रालय देख लो। सबसे पहले स्टैंड अप इंडिया का मंत्रालय कौन-सा है? ये है वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय। अब यहाँ पर आओ, ये जो ऋण प्रदान किया जाएगा स्टैंड अप इंडिया के अंतर्गत, ये कितना होगा? याद रखो, ये होगा लगभग 10 लाख रुपए से 8 करोड़ रुपए, ठीक? 10 लाख से 1 करोड़ रुपए का ऋण। लेकिन ये जो ऋण दिया जाएगा, वो एससी, एसटी को और साथ ही साथ महिला को, इनके लिए उपलब्ध है। यानी वाणिज्यिक बैंकों से एससी, एसटी और महिला को 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का ऋण का प्रावधान इस योजना के अंतर्गत किया गया है। अब सवाल ये है कि मान लो ये कोई एससी, एसटी या महिला है, तो इसमें कौन-कौन सी योग्यताएँ होनी चाहिए ताकि ये इस योजना का लाभार्थी बन सकें? तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस योजना के अंतर्गत जो ऋण दिया जाता है, वो कुछ खास उद्यमों के लिए दिया जाता है, जैसे ग्रीनफ़ील्ड उद्यम। तो ग्रीनफ़ील्ड उद्यम के लिए ऋण दिया जाता है और इस योजना के अंतर्गत जो आवेदक होगा, आवेदक, वो कौन होना चाहिए? वो एससी, एसटी होना चाहिए, ठीक है? अगर आवेदक एससी, एसटी है, तो फिर उसकी उम्र भी होनी चाहिए, आयु 18 साल। उम्र 18 साल होनी चाहिए। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? जस्ट वेट। इसकी उम्र होनी चाहिए 18 साल। इसके अलावा अगर उद्यम अवैयक्तिक है, यानी अवैयक्तिक उद्यम में 51% जो शेयर होंगे, 51% शेयर और साथ ही साथ अ, इनका नियंत्रण, ये होना चाहिए किसके पास? एससी, एसटी, महिला के पास। फिर से समझ लो, यहाँ पर आओ। स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम, मंत्रालय है वित्त मंत्रालय। कितना ऋण मिलेगा? 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए एससी, एसटी, महिला होना चाहिए। आवेदक की उम्र 18 साल की होनी चाहिए। ग्रीनफ़ील्ड उद्यम के लिए लोन मिलेगा, ठीक है? और साथ ही साथ अवैयक्तिक उद्यम में 51% शेयर और उसका नियंत्रण एससी, एसटी या फिर महिला के पास होना चाहिए। आई होप यहाँ तक आप बात समझ पा रहे होंगे। अच्छा, ये जो पूरा का पूरा ऋण है, इसका पुनर्भुगतान कितने सालों के भीतर करना पड़ेगा? ऋण का पुनर्भुगतान ये होना पड़ेगा 7 साल के भीतर, ठीक है? ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। और आगे बढ़ो ज़रा। इसी योजना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण हम तथ्य आपसे शेयर कर लें। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य का सीधा-सा मतलब है कि ये जो योजना है, कौन-सी योजना? स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया की हम बात कर रहे हैं। इसकी घोषणा कब हुई? ये डेट मुझे बताओ, मंत्रालय तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। घोषणा तो हुई, लेकिन मुझे बताओ इसकी शुरुआत कब हुई? शुरुआत भी बता दो। इसके अलावा इसकी शुरुआत किस स्थान से हुई? स्थान भी मुझे बता दो। और जब इसकी शुरुआत हुई तो उस समय क्या विशेष था? उस समय विशेष क्या था? आओ ज़रा। इसकी जो घोषणा हुई है 15 अगस्त में, 15 अगस्त 2015 से इसकी घोषणा होती है। शुरुआत इसकी कब से होती है? 5 अप्रैल से 2016 से इसकी शुरुआत हुई। याद रखना। इसके अलावा कहाँ से? ये है नोएडा। नोएडा से इसकी शुरुआत हुई अपने उत्तर प्रदेश से। और जब इसकी शुरुआत हुई उस समय विशेष क्या था? उस समय विशेष ये था कि भीमराव अंबेडकर साहब, भीमराव अंबेडकर
उनकी 125वीं जयंती थी और साथ ही साथ एक शख्स और थे, नाम है बाबू जगजीवन। बाबू जगजीवन राम, इनका जन्म दिवस ये विशेष था। इनके जन्म दिवस और भीमराव अंबेडकर साहब की 125वीं जयंती के अवसर पर इसे लॉन्च किया गया था। आई होप यहाँ तक सारी बातें आप समझ पा रहे होंगे। ये है स्टैंड अप इंडिया। इतनी बातें आपको याद रखनी है, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं याद रखोगे। अब आगे बढ़ो जरा। इसी से मिलती-जुलती एक और पहल है, इसको बोलते हैं स्टार्टअप स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया के बारे में जान लो, कुछ महत्वपूर्ण बातें जहाँ से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले शुभारंभ देख लो। शुभारंभ यानी कब इसकी शुरुआत होती है। ये जो स्टार्टअप इंडिया है, इस पहल के भागीदार कौन हैं? कौन-कौन से संस्थान हैं या हम कहें कौन-कौन से विभाग हैं जो इसके भागीदार हैं? और ये जो स्टार्टअप इंडिया है, इस पहल के उद्देश्य क्या हैं? कुछ न कुछ उद्देश्य होते ज़रूर हैं, तभी कोई योजना शुरू करी जाती है उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। तो स्टार्टअप इंडिया के उद्देश्य क्या हैं? आओ पहले इनके बारे में जान लें। शुभारंभ कब हुआ? 16 जनवरी को। 16 जनवरी 2016 को, ठीक। इस योजना के भागीदार कौन हैं? इस योजना के भागीदार रहे हैं उद्योग एवं आंतरिक संवर्धन विभाग, आंतरिक संवर्धन विभाग, गौर करना ज़रा। इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय, ये भी इसका भागीदार रहा है और साथ ही साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, ये इसके भागीदार रहे हैं। अच्छा, उद्देश्य क्या है स्टार्टअप इंडिया? कुछ स्टार्ट करिए, यानी कि क्या आपको स्टार्ट करना पड़ेगा? कुछ नया, अर्थात नवाचार को बढ़ावा देना, ठीक है? ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। और उद्देश्य कुछ हो सकते हैं, हाँ, नवाचार को जब आप बढ़ावा देंगे, ऑटोमेटिक रोज़गार का सृजन होगा। तो रोज़गार का सृजन करना इसका प्रमुख लक्ष्य है। रोज़गार का सृजन करना इसका प्रमुख लक्ष्य है। इसके अलावा स्टार्टअप इंडिया योजना का नाम है, अर्थात इसका एक प्रमुख उद्देश्य ये भी है कि जो अभी तक लाइसेंस राज चल रहा है था, लाइसेंस राज को समाप्त करना। और लाइसेंस राज अगर समाप्त हो गया, उसके स्थान पर पंजीकरण को अपनाना, ठीक है? लाइसेंस राज समाप्त कर आसान पंजीकरण को प्रस्तुत करना, ये इनके उद्देश्य हैं। अब यहाँ पर आओ, स्टार्टअप इंडिया में 2-3 बातें और याद रखो। देखो, सबसे पहले स्टार्टअप इंडिया में कोई अगर स्टार्टअप खोला जाता है, मान लो भारत में हम एक स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, तो फिर हमारी पात्रता क्या होगी? अर्थात ये जो पात्रता है ये स्टार्टअप के लिए है। स्टार्टअप के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए? तो यहाँ पर ज़रा गौर करना, सबसे पहली पात्रता, कंपनी का जो पंजीकरण है वो भारत में ही हुआ होना चाहिए। कंपनी का कंपनी का पंजीकरण कहाँ होना चाहिए? भारत में। ये इसकी पहली पात्रता है। दूसरी पात्रता, गठन के 10 वर्ष से अधिक कंपनी पुरानी ना हो और इसके अलावा जो वार्षिक कारोबार है वो लगभग-लगभग 100 करोड़ रुपए से कम होना चाहिए। ठीक है? वार्षिक कारोबार ये 100 करोड़ रुपए से कम। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पात्रताएँ हैं, इनको याद रखो। अच्छा, ये जो योजना है स्टार्टअप इंडिया दरअसल भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में एक अलग नाम से जानी जाती है। इसे कहते हैं दीनदयाल उपाध्याय स्वनियोजन योजना। लिख लो ज़रा, इसे दीनदयाल उपाध्याय स्वनियोजन स्वनियोजन योजना कहते हैं। आगे बढ़ें। इसी के नाम से एक और स्कीम चलाई जा रही है। इसे कहते हैं SISFS। SIF SISFS क्या है? इसको बोलते हैं स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। आओ देखो, गौर करना ज़रा। SISFS, इनके पूरे नाम ज़रूर याद रखना और शॉर्ट फॉर्म भी याद रखना। कभी-कभी आपसे पूछ देता है कि इसका पूरा नाम बताओ। SIS का मतलब क्या है? SIS FS का मतलब क्या है? स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। स्टार्टअप इंडिया, गौर करना,
स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। सीड फंड स्कीम। अब यहाँ से कुछ बातें जो सिंपल हैं, बिल्कुल स्टैटिक जीके हैं, याद रखो। सबसे पहले मुझे बताओ ये लागू कब से हुई, और फिर मुझे बता दो इसका मंत्रालय। तो ये जो लागू हुआ है 2021 से, और मंत्रालय का नाम बताओ। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ठीक, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ये है SISFS। ठीक है, अब आगे बढ़ो जरा। अच्छा, ये जो स्टार्टअप इंडिया पहल हमने बताई थी, स्टार्टअप इंडिया पहल के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं। जैसे एक योजना मैंने यही बता दी, SISFS, यानी कि स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। और जरा देख लो, यहाँ पर आओ। यहाँ पर मैंने लिखा स्टार्टअप इंडिया। ठीक है, इस स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत कौन कौन सी महत्वपूर्ण पहल चलाई जा रही हैं? इसके अंतर्गत प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी हैं, इनके दरअसल फुल फॉर्म में लिख रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, इनके फुल फॉर्म याद रखना। ये 3 पहल हैं, बाकी आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे एक मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा FFS, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फिर मैंने लिखा SISFS, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फिर मैंने लिखा CGSS, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, डायरेक्ट आपसे सवाल पूछेगा CGSS निम्नलिखित में से क्या है? तो ये लिखा है FFS, मतलब क्या है? मतलब है फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स। लिख लो, फंड ऑफ फंड फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स। ठीक, अब यहाँ पर आओ। ये लिखा है SISFS, ये मैं लिख चुका हूँ पीछे, तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ। इसका मतलब क्या हो गया? स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। अब यहाँ पर आ जाओ, CGSS, इसका मतलब क्या है? C मतलब हो गया क्रेडिट, G मतलब हो गया गारंटी, CG, अब आगे लिखा है SS का मतलब क्या हुआ? स्कीम फॉर स्टार्टअप्स। ठीक है, स्कीम फॉर स्टार्टअप्स। तो ये 3 है, 3 पहलें चलाई जा रही हैं स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत। FFS, SISFS, CGSS, यानी फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स। SISFS का मतलब है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, और CGSS का मतलब है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स। सेट, समझ गए? आगे बढ़ें। अच्छा, यहाँ से एक सवाल छोटा सा आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाते हैं? लिख लो जरा, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। क्या पता है आपको? 16 जनवरी। और अभी 2026 में ये मनाया गया था, 16 जनवरी 2026 को। चलो भाई, आगे बढ़ो। एक शब्द मैं लिख रहा हूँ, NIDHI, निधि। इसका पूरा नाम क्या है? इसको बोलते हैं नेशनल इनिशिएटिव निधि। गौर करना, नेशनल इनिशिएटिव किसके लिए? DHI के लिए। DHI क्या है? डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस। फिर से समझ लो, नेशनल इनोवेशंस, सॉरी, नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस। अर्थात हिंदी में क्या कहेंगे इसे? हिंदी में कहेंगे नवाचारों के विकास, नवाचारों के विकास और उपयोग के लिए, उपयोग के लिए राष्ट्रीय पहल। राष्ट्रीय पहल, यहाँ तक बात समझ पाए? ये है निधि, इसका पूरा नाम याद रखना। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम किस विभाग ने शुरू किया? और फिर मुझे आप बताइए इसकी शुरुआत कब से हुई? बस ये 2 बातें। ये विभाग है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। प्रौद्योगिकी विभाग। अच्छा, इसकी शुरुआत कब से हुई? इसकी शुरुआत होती है 2016 से। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? ये जो बार-बार मैं स्टार्टअप शब्द का यूज़ कर रहा हूँ, स्टार्टअप, अगर आपसे एक सवाल सीधा-सा पूछा जाए कि स्टार्टअप पहल प्रक्रिया का संचालन कौन कर रहा है? सिडबी, सिडबी, ठीक है? चलो भाई, आगे बढ़ें। एक शब्द हम और आपसे यूज़ करते हैं,
शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म भी याद रखना और ये एक योजना है या हम कहें ये एक प्रोग्राम है, इसके बारे में भी याद रखना। जैसे मैंने लिखा एसवीईपी, आपसे सीधा सवाल पूछा जा सकता है एसवीईपी का पूरा नाम बताओ। मतलब क्या है इसका? एस का मतलब हो गया स्टार्टअप, वी का मतलब हो गया विलेज, ई का मतलब हो गया एंटरप्रेन्योरशिप और पी का मतलब हो गया प्रोग्राम। यानी हिंदी में कहें तो स्टार्टअप स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम, उद्यमिता कार्यक्रम, ठीक है? स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम। आ जाओ भाई, 2-3 बातें। सबसे पहले शुरुआत बता दो। तो शुरुआत होती है 2015 से। मई में इसकी शुरुआत हुई यानी कि इसे मंजूरी मिली थी। सरकार की तरफ से मंजूरी मिल गई मई 2015 यानी 2015 में। अच्छा ये लिखा है एसवीईपी, स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम। ये एक योजना के अंतर्गत चलाई जा रही है जिसे कहते हैं दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। याद रखना ये किस योजना के अंतर्गत है? इसे कहते हैं दीनदयाल उपाध्याय दीनदयाल अंत्योदय योजना। अंत्योदय योजना, ठीक है? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका आजीविका मिशन, इसके अंतर्गत ये चलाया जा रहा है। अच्छा अब यहाँ पर एक सवाल और आया। सब कुछ तो आप जान गए तो आप लगे यहाँ तो उद्देश्य भी जान लो कि इसका उद्देश्य क्या है। एसवीपी, सबसे पहले देख लो इसका पूरा नाम पढ़ो, आपको उद्देश्य अपने आप पता चल पाएगा। स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम, गांव में उद्यमिता के लिए उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप्स खुलें, इसके लिए ये कार्यक्रम है। अर्थात मुझे बताओ जब ऐसा काम गांव में होगा तो गांव का रोजगार स्तर बढ़ेगा, गांव में गांव में जो बेरोजगार युवा घूम रहे हैं उन्हें रोजगार मिल जाएगा। अर्थात इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है परिवारों को स्थानीय ग्रामीण परिवारों के लिए स्थानीय उद्यम स्थापित करना और उनका विस्तार करना और उन्हें सक्षम बनाना। यानी कि सीधा-सीधा हम ये कह सकते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण उद्यमिता, ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ाना। और अगर ऐसा हुआ तो मुझे बताओ गाँव के लोगों को क्या रोजगार मिलेगा? हाँ, है ना? ठीक है, यहाँ तक। अच्छा इसमें मंत्रालय मैंने नहीं बताया, तो मंत्रालय भी याद रखो। गाँव के लिए योजना है, लिखा है ना ग्राम, तो फिर मंत्रालय कौन-सा होगा? ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। बस इतनी सी बातें याद रखो और आगे बढ़ें? चलो भाई, एक योजना और है, इसे कहते हैं ASPIRE, एस्पायर योजना। वो एसपीआईआरई एस्पायर योजना। सवाल ये है, ये लिखा है एएसपीआईआरई, इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब होता है स्कीम फॉर किसके लिए? प्रमोशन ऑफ इनोवेशंस रूरल इंडस्ट्रीज, ठीक? रूरल इंडस्ट्रीज इन एंटरप्रेन्योरशिप, अर्थात हिंदी में इसे कहेंगे नवाचार, नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता, उद्यमिता को बढ़ावा देने की योजना, बढ़ावा देने की योजना। फिर से समझो, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करो, अ स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशंस रूरल इंडस्ट्रीज इन एंटरप्रेन्योरशिप। अब यहाँ से 2-3 बातें। सबसे पहली बात तो ये कि इसकी शुरुआत कब से हुई? दूसरी बात ये कि कौन-सा मंत्रालय है? तीसरी बात ये कि इसके उद्देश्य बता दो। बस ये 3 बातें आपको पता होनी चाहिए। शुरुआत कब से हुई? 2015 से। याद रखना, मंत्रालय कौन-सा है? एस्पायर की हम बात कर रहे हैं, ये एमएसएमई यानी कि लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ये एक पहल है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि जस्ट वेट, नाम पढ़ो ज़रा इसका, नवाचार ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने की योजना है ना? तो इसका उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य सीधा-सीधा होगा कि जो गाँव में जब उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाएगा तो उसके लिए मशीनरी होनी चाहिए, मशीनरी, संयंत्र मशीनरी और संयंत्र के लिए वित्त पोषण करना और गाँव में उद्यमिता को बढ़ावा देना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। सवाल ये है
गौर करना जरा। जब भी कभी गांव में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए मशीनरी और संयंत्र के लिए वित्त पोषण मैंने कहा किया जाएगा, तो वित्त पोषण तना किया जाएगा। दो पार्ट याद रखना। सरकारी एजेंसी के लिए कितना वित्त पोषण होगा, सरकारी एजेंसी के लिए कितना होगा, और फिर दूसरा सवाल ये है कि निजी एजेंसी के लिए कितना होगा वित्त पोषण। तो सरकारी के लिए होगा 1 करोड़ रुपए, ठीक है, और निजी एजेंसियों के लिए 75 लाख, 75 लाख रुपए तक। ये डेटा याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। अब यहाँ मैंने लिखा उद्यमिता को बढ़ावा देना। बहुत सारे ऐसे आ, व्यक्ति होंगे जो इस योजना का लाभ लेना चाहेंगे, तो फिर उम्र कितनी होनी चाहिए उनकी, उम्र होनी चाहिए 18+, 18 से ज़्यादा होनी चाहिए। और इस योजना के अंतर्गत परिचालन व्यय सहायता राशि कितनी होगी, परिचालन व्यय सहायता राशि याद रखो 1 करोड़ रुपए। ये 3 डेटा आपके लिए महत्वपूर्ण है। फिर से समझ लो, एस्पायर, एस्पायर का सीधा सा मतलब है आई स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन रूरल इंडस्ट्रीज इन एंटरप्रेन्योरशिप। हिंदी में कहें तो नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने की योजना। शुरुआत होती है 2015 से। मंत्रालय है एमएसएमई यानी लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। उद्देश्य है इसका अ, संयंत्र और साथ ही साथ मशीनरी के लिए वित्त पोषण करना। सरकारी एजेंसी के लिए कितना वित्त पोषण होगा, 1 करोड़ रुपए तक, और निजी एजेंसियों के लिए कितना होगा, 75 लाख रुपए तक। उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 साल, और परिचालन व्यय सहायता राशि कितनी होनी चाहिए, 1 करोड़ रुपए। आई होप यहाँ तक सारी बातें आप समझ गए। आगे बढ़ो जरा, एक और नई योजना के पास हम आपको लिए चलते हैं। शॉर्ट फॉर्म है PMEGP। अच्छा, क्या कहेंगे इसको, इसको कहेंगे पीएम का मतलब तो सबको पता है, प्राइम मिनिस्टर्स है। ई का मतलब है एम्प्लॉयमेंट, जी का मतलब है सृजन करना यानी कि जेनरेट करना, जेनरेशन प्रोग्राम। फिर से समझ लो, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जेनरेशन प्रोग्राम। हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में कहेंगे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, ठीक है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। अब सवाल ये आया, ये योजना, इसकी मंजूरी कब तक की है, ये मंजूरी इसकी कब तक है, यानी कि 2021 से लेकर 2026 तक की इसकी मंजूरी है, ठीक है। तो अगर ये योजना है तो कोई ना कोई मंत्रालय इसे रन जरूर करा रहा होगा। हाँ, कौन सा मंत्रालय है, एमएसएमई यानी सूक्ष्म लघु उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत जो एक आयोग है ना, आयोग का नाम है खादी ग्रामोद्योग आयोग, खादी ग्रामोद्योग आयोग। इस मंत्रालय या हम कहें इस आयोग की ये एक पहल है, इस मंत्रालय के अंतर्गत, एमएसएमई के अंतर्गत, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब जरा यहाँ पर आओ। कह रहा है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है, रोजगार का सृजन कैसे होगा, कोई ना कोई परियोजना बनाई जाएगी, परियोजना को इस्टेब्लिश किया जाएगा, परियोजना को इस्टेब्लिश किया जाएगा तो परियोजना की लागत भी तो आएगी भाई। बात समझ पा रहे हो, किसी न किसी परियोजना को जब आप शुरू करेंगे तो उसकी लागत भी तो आएगी, पैसा भी खर्च होगा। तो फिर उसके लिए अगर परियोजना विनिर्माण इकाई के रूप में है, तो विनिर्माण इकाई के लिए पैसा कितना मिलेगा, लागत कितनी मिलेगी, ये 50 लाख रुपए। और अगर वही परियोजना सेवा इकाई के लिए है, सेवा इकाई के लिए है, तो फिर लागत क्या होनी चाहिए, 30 लाख रुपए। ये दोनों बातें याद रखना, ठीक है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजना लागत विनिर्माण इकाई के लिए 50 लाख रुपए और सेवा इकाई के लिए 20 लाख रुपए। अब एक सवाल और मैं पूछता हूँ आपसे, ये लिखा है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, क्या इस कार्यक्रम को ऐसे ही सरकार ने शुरू कर दिया था, नहीं, पहले दो योजनाएं चल रही थी, दो योजनाएं चल रही थी, उन योजनाओं का आपस में विलय किया गया और इसके बाद फिर बनाया गया है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। अब सवाल ये बनता है कि कौन-कौन सी योजनाओं का विलय करके इस कार्यक्रम को बनाया गया? याद रखना, ये जो योजनाएँ हैं, इसमें से एक को कहते हैं पीएमआरवाई। पीएमआरवाई क्या है? इसे कहेंगे प्रधानमंत्री, आर का मतलब क्या हो गया? रोजगार, और वाई का मतलब योजना,
तो एक तो योजना हो गई प्रधानमंत्री रोजगार योजना। दूसरी कौन-सी है जिसका विलय किया गया? इसको कहते हैं REGP। क्या है मतलब? इसको कहते हैं सॉरी रूरल यानी ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। ग्रामीण रोजगार सृजन यानी जनरेट करना, जनरेशन, कार्यक्रम यानी कि प्रोग्राम। उन दोनों को आपस में विलय किया गया और फिर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का निर्माण किया गया। यहाँ तो बात समझ गए। अब अगर रोजगार का सृजन होगा तो ज़ाहिर-सी बात है हमारे आपके जैसे लाभार्थी होंगे इस योजना के। तो ये जो बंदा है जो लाभार्थी है, इसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? इसकी उम्र होनी चाहिए 18 प्लस, 18 साल से ऊपर हो, ठीक? अब एक बात और समझो, यहाँ पर निजी अंशदान देख लो, यहाँ पर निजी अंशदान, निजी अंशदान, गौर करना। निजी अंशदान ये सामान्य श्रेणी में भी आपसे पूछा जा सकता है कि सामान्य श्रेणी का निजी अंशदान मुझे बताओ और आरक्षित श्रेणी का भी आपसे पूछा जा सकता है। आरक्षित श्रेणी का भी निजी अंशदान मुझे बताओ। सामान्य श्रेणी का है 10% और आरक्षित श्रेणी का है 5%। अच्छा, सरकारी सब्सिडी का स्तर आपसे पूछे अगर इस योजना के अंतर्गत, सरकारी सब्सिडी का स्तर, ठीक है? तो आप क्या बताओगे? अगर आपसे सरकारी सब्सिडी का स्तर पूछे, तो फिर से वही 2 सवाल आपसे पूछेगा। आपसे पूछेगा कि आप किसका पूछना चाहते हैं? सामान्य वर्ग का, सामान्य श्रेणी वर्ग का या फिर आरक्षित वर्ग का? अगर आपसे कहे कि हम सामान्य वर्ग का पूछना चाहते हैं, तो फिर से आप पूछना, अपने सवाल में देखना कि क्या कहीं ग्रामीण स्तर पर तो नहीं लिखा है? सरकारी सब्सिडी का स्तर बताओ, सामान्य वर्ग का ग्रामीण स्तर पर, तो आप बताना 25%। और अगर आपसे कहे सरकारी सब्सिडी का स्तर बताओ, सामान्य वर्ग का शहरी स्तर पर, तो आप बताना 15%। ठीक है? अब आ जाओ आरक्षित में, ये तो सामान्य वर्ग था, अब आरक्षित में। अगर आपसे पूछे कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी सब्सिडी का स्तर आरक्षित वर्ग का शहरी क्षेत्र का मुझे बताओ, तो क्या बताओगे? 25%, ठीक? और फिर अगर आपसे पूछे कि ग्रामीण स्तर का मुझे बता दो, क्या बताओगे? 35%। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? ग्रामीण क्षेत्र में 35 और शहरी क्षेत्र में 25। वहीं सामान्य वर्ग में ग्रामीण क्षेत्र में 25 और शहरी क्षेत्र में 15। दोनों ही डेटा याद रखो। और निजी अंशदान में सामान्य वर्ग 10% और आरक्षित वर्ग 5%। और बाकी स्टैटिक जीके ये मैंने बता दिया आपको। ठीक है? आगे बढ़ें? चलो भाई, एक और योजना हम आपसे डिस्कस करते हैं। ये योजना है GKRA। फुल फॉर्म तो बिल्कुल पता होना चाहिए आपको। GKRA का मतलब क्या है? ग्रामीण कल्याण RA रोजगार अभियान। लिख लो, ग्रामीण कल्याण रोजगार अभियान, रोजगार अभियान, ठीक है? ग्रामीण कल्याण रोजगार अभियान। सबसे पहले इसका शुभारंभ बताओ। शुभारंभ, फिर मुझे स्थान बताओ। तो ये 2 सवाल पहले बता दो। शुभारंभ 2020, अगर तारीख पूछे तो 20 जून बता देना। और स्थान अगर पूछ ले कहाँ से हुआ है तो बिहार से इसका शुभारंभ हुआ है। बिहार में कहाँ से? गढ़िया से, खगड़िया जिला से। और अगर पूछे गाँव भी बता दो तो आप बता देना। तेलिहर ग्राम है, तेलिहर ग्राम है, ठीक है? बिहार से, खगड़िया जिले से तेलिहर ग्राम से इसकी शुरुआत हुई है। योजना का नाम है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। शुरुआत हुई है 20 जून 2020 से। स्थान है बिहार का तेलिहर ग्राम। देखो, GKRA यानी कि ग्रामीण कल्याण रोजगार अभियान शुभारंभ हुआ 2020 से। स्थान है बिहार। अब यहाँ पर एक बात समझना, थोड़ा-सा दिमाग लगाओ तो इस योजना के बारे में आप उद्देश्य समझ जाओगे। लिखा है ग्रामीण कल्याण रोजगार अभियान। कोविड-19 कब आया था? 2019-20 के आसपास। और 20 में जैसे ही ढलान पर था, तो 2020 में इस योजना को शुरू कर दिया गया। काहे? क्यों? सवाल पूछो। सवाल जब पूछोगे क्यों किया गया तो इसका सीधा-सा मतलब है कि बहुत सारे ऐसे कृषक थे, सॉरी ऐसे मज़दूर थे, जो वापस आ रहे थे, पलायन करके।
यानी अपने राज्य में आ रहे थे, अपने क्षेत्र में आ रहे थे, अपने गाँव में आ रहे थे, उन्हें रोज़गार तो देना पड़ेगा ना, दिहाड़ी मज़दूर हैं। उनके लिए इसको शुरू किया गया था अर्थात इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य अब आप सीधा-सीधा समझ पाओगे। क्यों? कोविड-19 में गाँव लौटे जो प्रवासी मज़दूर हैं, उन्हें रोज़गार देना, इस योजना का प्रमुख लक्ष्य था। लिख लो, आ जाओ। उद्देश्य जो योजना 2020 के आसपास जितनी भी शुरू करी जा रही हैं, मैक्सिमम उनका उद्देश्य यही रह रहा है। कोविड-19 आया, बहुत सारे लोग वापस आ गए, अब वो बेरोज़गार हो गए। उनको रोज़गार देने के लिए ऐसी योजनाओं को शुरू किया गया था। उद्देश्य क्या है? कोविड-19 में गाँव लौटे गाँव लौटे प्रवासी मज़दूरों को स्थानीय स्तर पर रोज़गार देना, ये इसका प्रमुख टारगेट था, ठीक? और इससे होगा क्या जब आप स्थानीय स्तर पर उनको रोज़गार दे दोगे तो इससे फ़ायदा ये होगा कि गाँव का विकास हो जाएगा, गाँव का विकास हो जाएगा, ठीक है? तो ये इसके उद्देश्य हैं। अच्छा अब एक सवाल ये आया, ये जो पूरी की पूरी योजना है जीकेआरए ग्रामीण कल्याण रोज़गार अभियान, इसमें ये कितने दिनों का अभियान था? अर्थात हम आपसे अगर पूछें, ये कितने दिवसीय अभियान था? तो बताओगे 125 125 दिनों का 125 डेज़ का ये अभियान था। अच्छा कहाँ-कहाँ इसको शुरू किया गया? बिहार में तो शुरू ही किया गया, यहाँ से तो लॉन्च किया गया, लेकिन इसके साथ-साथ और कितने राज्यों को इसमें ऐड किया गया था? 6 राज्य, 6 राज्य और साथ ही साथ 116 जिले। बिहार से शुरू हुआ लेकिन 6 राज्य और 116 जिले इसमें शामिल किए गए। अब यहाँ पर आओ, मैंने कहा इस योजना को 6 राज्य प्लस उन 6 राज्यों के 116 जिले इसमें शरीक किए गए, शामिल किए गए। अब यहाँ पर देखना ज़रा, सवाल मेरा ये है 6 राज्य कौन-कौन से हैं? एक तो राज्य हो गया बिहार, जहाँ से इसकी शुरुआत हुई, अपना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इसके अलावा ओडिशा ओडिशा, इसके अलावा झारखंड, ठीक है? ये 6 राज्य थे। अब यूपी से 2 बातें याद रखना, यूपी से आपसे पूछा जा सकता है, ये जो योजना है, जिसको बोलते हैं प्रधानमंत्री सॉरी गरीब कल्याण रोजगार अभियान, यूपी में कितने जिलों में इसको शुरू किया गया था? 31 और कितने आकांक्षी जिले थे? 5 ये डेटा यूपी से संबंधित आप याद रखोगे हर हाल में। 31 जिलों से शुरू हुआ, उसमें 5 आकांक्षी जिले थे। ठीक, ये हो गई बात। आगे बढ़ें? आगे बढ़ो। एक और योजना देख लो। इस योजना का नाम है एबीआरवाई। शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, फुल फॉर्म दिमाग लगाओ थोड़ा-सा। एबीआरवाई का मतलब क्या है? इसका मतलब है आत्मनिर्भर भारत रोजगार अभियान। लिख लो, आत्मनिर्भर भारत रोजगार अभियान। ठीक है? बस 3-4 बातें वही जो मैं बार-बार आपसे पूछता हूँ। सबसे पहले इसकी शुरुआत बता दो, फिर मुझे बता दो इसका मंत्रालय और फिर मुझे बता दो इसके उद्देश्य। और चूँकि आत्मनिर्भर भारत रोजगार अभियान है, तो रोजगार के लिए कोई न कोई व्यक्ति आएगा ज़रूर। ये अभियान है ना रोजगार का, किसी न किसी व्यक्ति को रोजगार दिया जाएगा। जिस व्यक्ति को रोजगार मिलेगा, उस व्यक्ति की पात्रता क्या होनी चाहिए? अर्थात इस योजना का लाभ लेने के लिए एक व्यक्ति की पात्रता क्या होनी चाहिए? आ जाओ समझते हैं। ओबीआरवाई आत्मनिर्भर भारत रोजगार अभियान। सबसे पहले शुरुआत 2020 से हुई, ठीक है? और मैंने क्या बताया था 2020 के आसपास से जो योजनाएँ शुरू हो रही हैं उन उसमें से सबसे ज़्यादा उद्देश्य क्या होना चाहिए? कोविड-19 के कारण जो वापस लौटे हैं उनकी नौकरी से संबंधित विवाद चल रहा था, समस्या चल रही थी, परेशानी चल रही थी। उस परेशानी को निजात देने के लिए ऐसी योजनाओं को शुरू किया गया। शुरुआत हुई 2020 से। मंत्रालय कौन-सा है? मंत्रालय है श्रम और रोजगार मंत्रालय। श्रम और रोजगार मंत्रालय। अच्छा अब मुझे बताओ इसका उद्देश्य क्या होगा? तो उद्देश्य पढ़ लो ज़रा, रोजगार अभियान यानी कि रोजगार देना अर्थात जो नए कर्मी हैं
नए कर्मी को रोजगार देना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक। इसके अलावा जो कोविड-19 में नौकरी गँवाने वाले हैं, उन्हें ऐसे निम्न आय वर्ग वाले व्यक्तियों को रोजगार देना, ये इसका लक्ष्य था। अब आ जाओ पात्रता में। पात्रता में एक बात याद रखना, ₹15,000 से कम मासिक आय वाले कर्मी जो ईपीएफओ में पंजीकरण जिनका 1 अक्टूबर 2020 से पहले न हुआ हो, वो सारे के सारे जो कर्मी होंगे, इसके पात्र होंगे। 15,000 मासिक आय, मासिक आय, लेकिन ये 15,000 से कम होनी चाहिए। तो याद रखना 15,000 से कम मासिक आय वाले जो कर्मी होंगे, वो इसके लिए पात्र होंगे। ठीक है? यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? आगे बढ़ें? एक और योजना देख लो। जस्ट वेट, मैंने कौन-कौन सी बता दी आपको? जीकेआरए, उम, एस्पायर, निधि, स्टार्टअप, हुँ, गरीब कल्याण, आत्मनिर्भर, हाँ, ठीक है। यहाँ की सारी हो गई? अब आगे बढ़ो ज़रा। एक रोज़गार से ही संबंधित योजना है जिसको बोलते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। आओ देखो, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, इसमें सबसे पहले तो मुझे आप शुरुआत बताओ। शुरुआत जब आपने मुझे बता ही दी है, तो फिर मुझे बता दो इसका मंत्रालय, और अगर मंत्रालय भी बता दिया है, तो फिर आप मुझे इसके उद्देश्य बता दो। बस इन 3 बातों पर फ़ोकस करना है। कुछ एक्स्ट्रा बातें होंगी तो मैं आपको बता दूँगा। शुरुआत 2015 से। ध्यान देना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 से शुरू हुई। मंत्रालय यहाँ पर लिखा है कौशल विकास योजना, अर्थात मंत्रालय क्या होगा? कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय। लिख लो, कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय। ठीक, क्लियर हो गई। अब उद्देश्य देख लो, उद्देश्य क्या होगा? कौशल जब आएगा किसी व्यक्ति के हाथों में, तो फिर रोजगार उसे आसानी से मिल जाएगा, अर्थात उसी कौशल का इस्तेमाल करके वो रोजगार के अवसर सृजित कर सकता है। तो उद्देश्य क्या होंगे? इसके उद्देश्य होंगे रोजगार के लिए कौशल प्रदान करना, कौशल प्रदान करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसके अलावा रोजगार के अवसर सृजित करना, ठीक है? इसके अलावा सरकार की ज़िम्मेदारी है कि कौशल और रोजगार मेले का आयोजन करे, जिससे युवक अपने लिए कौशल के अनुरूप रोजगार ढूँढ सकें। इतनी बातें यहाँ से याद रखो। आगे बढ़ें। अच्छा, ये जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है ना, इसके कई सारे वेरिएंट आए हैं, वर्ज़न आए हैं। जैसे 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, ठीक है? तो बाकी तो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो वर्तमान में चल रहा है, कौन-सा वर्ज़न चल रहा है? 4.0, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। आओ ज़रा इसी की बात कर लें। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, कौशल विकास योजना 4.0, इसको ज़रा गौर से देखना और यहाँ पर याद करने की कोशिश करना। ये जो 4.0 है, इसके क्रियान्वयन के लिए एक कार्यकारी समिति का गठन किया गया था। कार्यकारी समिति का समिति का गठन करने का प्रयास किया गया। अब कार्यकारी समिति का गठन कब किया गया? 10 फरवरी 2023 को। ये डेट आपके लिए महत्वपूर्ण है 4.0 के लिए। अब सवाल ये है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इस योजना के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। इतनी बात सब लोग समझ रहे होंगे। लेकिन मान लो ये कोई व्यक्ति है, अगर इसे कौशल विकास दिया जा रहा है, तो इसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? अर्थात ये जो व्यक्ति है, इसको हम कहते हैं लाभार्थी समूह। लाभार्थी समूह कितने साल का होना चाहिए? 15 से लेकर 59 साल का होना चाहिए। ये डेटा याद रखना, इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। सवाल ये आया कि ये जो पूरा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, इसमें कितने प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है? आओ देखो। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, पीएम कौशल विकास योजना, इसमें 3 प्रकार की
3 प्रकार की इसमें ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक? ये जो 3 प्रकार की ट्रेनिंग है, कैसी है, क्या है? आओ देखो। एसटीटी एक ये ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग का प्रकार है। आरपीएल एक ये प्रकार है और है स्पेशल प्रोजेक्ट। स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए भी आपको ट्रेन किया जाता है। अब आ जाओ यहाँ पर कि भाई अगर ये एसटीटी है तो इसका मतलब क्या है? मतलब है शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग। लिख लो, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग। यहाँ पर लिखा है आरपीएल। आरपीएल का मतलब क्या है? इसको बोलते हैं रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। लिख लो जरा, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। और ये है स्पेशल प्रोजेक्ट। तो मेरी एक बात मेरे एक सवाल का जवाब और दो। मैंने कहा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 3 प्रकार की ट्रेनिंग दी जा रही है, एसटीटी, आरपीएल और स्पेशल प्रोजेक्ट्स ट्रेनिंग। सवाल ये है कि अगर एसटीटी यानी कि शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग दी जा रही है तो इसके लिए लक्षित समूह कौन सा होगा? कितने साल के लोगों को दिया जाएगा? यहाँ पर 15 से 45 साल है। ध्यान रखना, 15 से 45 साल के लोगों को एसटीटी दिया जाता है, अर्थात एसटीटी यानी शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग के अंतर्गत 15 से 45 साल के लोग शामिल होते हैं। आरपीएल के अंतर्गत रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग के अंतर्गत इसके अंतर्गत शामिल होते हैं 15 से लेकर 45 साल के लोग। जस्ट वेट, मैंने ये गलत लिख दिया। स्पेशल प्रोजेक्ट के अंतर्गत 15 से 45 साल के शामिल होते हैं, लेकिन आरपीएल के अंतर्गत शामिल होते हैं 18 से लेकर 59 साल के लोग। 15 टू 59, ठीक है? यहाँ तक बात आप समझ पा रहे हो? और इसी वजह से मैंने लिखा है यहाँ पर पूरा का पूरा लाभार्थी समूह 15 से लेकर 59 साल का होता है। एसटीटी में 15 से 45 साल के लोग ट्रेनिंग लेंगे, स्पेशल प्रोजेक्ट में 15 से 45 साल के लोग लेंगे और आरपीएल यानी रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग में 3 टू 59 साल के लोग ट्रेनिंग लेंगे, ठीक है? अब यहाँ पर देखो, ये है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, 1.0 भी आया, 2.0 भी आया, ये सब आए। मैच कराने के लिए आपसे पूछ सकता है, इनके ईयर्स याद रखना। पीएम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 1.0, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0। इनके ईयर्स याद रखो। शुरुआत होती है 2015-16 से, 2.0 2016 से लेकर 20 तक रहा, 3.0 2020-21 में रहा, 4.0 2022 से लेकर आगे तक रहेगा। ठीक, यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? 2022-23 से 2022-23 से फिर ये आगे तक है। तो ये 4 हैं। 1.0 से शुरुआत हुई थी और 4.0 तक मैंने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ें? चलो भाई, ये कौन सी योजना थी? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ठीक है? थोड़ा सा और आगे बढ़ो, मैं आपको लिए चलता हूँ एक एक अन्य योजना में। इसका नाम है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। यहाँ से 2-3 बातें, सबसे पहले स्टैटिक जीके वाली मुझे बता दो, कौन-कौन सी? तो इसकी शुरुआत के अलावा इसका मंत्रालय, ये भी बता दो और फिर मुझे बताओ इसकी अवधि, कब तक के लिए इसको विस्तारित किया गया है? और चौथी बात एक और बता दो, इस अवधि के लिए परिव्यय क्या होगा? परिव्यय, चलो भाई शुरुआत देखो, 17 सितंबर से विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है और 2023 से इसकी शुरुआत हुई थी। मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। अवधि 2023 से लेकर 2027-28 तक इस योजना को चालू किया जाएगा। इस अवधि में व्यय क्या होगा? इस अवधि में सरकार कह रही है कि हम 13,000 करोड़ रुपया खर्च कर देंगे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत। अच्छा, ये जो योजना है इसमें बहुत सारे सहयोगी मंत्रालय भी हैं, तो इस योजना को ठीक-ठीक तरीके से लागू हो पाए
और सही तरीके से लोगों तक लाभ पहुँचे, इसके लिए कुछ मंत्रालय सहयोगी भूमिका निभा रहे हैं। अर्थात सहयोगी मंत्रालय कौन-से हैं इस योजना के लिए? तो याद रखो, ये हैं एमएसएमई मंत्रालय, दूसरा है जस्ट वेट दूसरा है वित्त मंत्रालय और तीसरा है कौशल विकास मंत्रालय। कौशल विकास मंत्रालय, ये है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। यहाँ तक आई होप आप बात समझ पाए होंगे। अब आगे बढ़ें? देखो, तो थोड़ा-सा और आगे बढ़ो, मैं आपको लिए चलता हूँ। अगर मान लो ये कोई व्यक्ति है, ये चाहता है कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत ये लाभ ले, तो फिर कुछ न कुछ पात्रताएँ ज़रूर होंगी उसके पास। इन्हीं पात्रताओं के आधार पर ये इस योजना का लाभ ले सकेगा। तो व्यक्ति की पात्रताएँ क्या होनी चाहिए? देखो, सबसे पहली पात्रता ये होनी चाहिए कि व्यक्ति जो 18 पारंपरिक पेशा सरकार ने निर्धारित किए हैं। इन 18 पारंपरिक पेशा में से कोई एक कोई एक में ये काम करता हो, ठीक है? 18 पारंपरिक पेशा हैं, ये सवाल आपसे पूछा भी गया है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत कितने पारंपरिक पेशों को शामिल किया गया है? अच्छा, जो लाभार्थी होगा वो हाथ से और हाथ औजार से काम करता हो, ठीक है? हाथ से या हाथ औजार से ये काम करता हो। इसके अलावा इसकी न्यूनतम आयु ये होनी चाहिए 18 साल, इतनी होनी ही चाहिए। एक सवाल सीधा-सा और है कि मान लो ये कोई परिवार है, एक परिवार है, इस योजना का लाभ एक परिवार के एक सदस्य को ही मिलेगा, एक सदस्य को लाभ मिलेगा। अर्थात ऐसे समझ लो कि प्रत्येक परिवार से एक सदस्य को इसमें लाभ दिया जाएगा। आगे बढ़ें, यहाँ पर एक बात और याद रखना, इस योजना के अंतर्गत टूल किट प्रोत्साहन राशि दी जाती है। वो कितनी है? इस योजना के अंतर्गत टूल किट प्रोत्साहन राशि ये है 15,000 रुपए। याद रखो, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में 2 बातें आपसे और पूछी जा सकती हैं। कौन-कौन सी? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, गौर करना ज़रा। इसमें एक सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि मुझे इस योजना के अंतर्गत ऋण सहायता बता दो। आपसे आयोग कह सकता है कि भाई ये जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है, इसमें कितना ऋण सहायता दिया जाता है, ये मुझे बता दो। और फिर आपसे सवाल पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत जो व्यक्ति अगर डिजिटल लेन-देन करता है, तो डिजिटल लेन-देन में कुछ प्रोत्साहन राशि दी जाती है या नहीं? प्रोत्साहन राशि दी जाती है या नहीं दी जाती है? ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है। आओ ज़रा दोनों बातों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ऋण सहायता। ऋण सहायता में 2 किस्तें याद रखना। पहली किश्त पहली किस्त के रूप में कितनी ऋण सहायता मिलती है? 1 लाख रुपए, ठीक है? और याद रखना 12 माह के लिए, ये 8 नहीं लिखा है, ये 18 लिखा है, 18 माह के लिए। और इसमें दूसरी किस्त इसमें कितनी ऋण सहायता दी जाती है? 2 लाख रुपए और कितने समय के लिए? 30 माह के लिए, ठीक है? तो ऋण सहायता 1 लाख रुपया पहली किस्त के रूप में और 2 लाख रुपया दूसरी किस्त के रूप में। पहली किस्त जो मिलेगी 18 माह उसका समय निर्धारित है और जो दूसरी किस्त मिलेगी उसमें 30 माह निर्धारित है। यहाँ तक बात समझ गए? अच्छा, ये जो ऋण सहायता दी जा रही है, क्या मुझे बता सकते हो इसमें ब्याज दर कितना है? ब्याज दर 5%, ये भी डेटा आप याद रखो। इसके अलावा भारत सरकार ब्याज दर में 8% तक योगदान देती है। ये तो बात हो गई ऋण सहायता की। अगर आपसे पूछे कि मान लो ये व्यक्ति इस योजना का लाभार्थी है, पीएम विश्वकर्मा योजना का, लेकिन ये बंदा ऐसा है कि ये डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देता है, ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शंस करता है। क्या इसे प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? हाँ, बिल्कुल दी जाएगी। ₹1 ₹1 प्रोत्साहन राशि। आप कहोगे ये तो बड़ी कम राशि है, ऐसा कैसे हो गया? नहीं, कम नहीं है। ₹1 प्रोत्साहन राशि दी ज़रूर जाती है, ये प्रति डिजिटल लेन-देन पर निर्धारित है। प्रति डिजिटल लेन-देन पर निर्धारित है। यानी कि
प्रति महीने अधिकतम 100 लेन-देन तक 100 लेन-देन तक ये इसका डेटा है प्रति माह का। प्रति माह अधिकतम 100 लेन-देन पर प्रति डिजिटल लेन-देन पर ₹1 प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। बात समझ पा रहे हो? इसका सीधा-सा मतलब क्या हो गया? एक डिजिटल लेन-देन पर ₹1 1 महीने में अगर 100 लेन-देन करता है डिजिटली रूप से तो कितना रुपया हो गया? ₹100 ऐसे उसे साल में कितना हो गया? गुणा स 12 कर दो, तो उसे ₹1200 तो ऐसे ही मिल गया साल में, है ना? तो खैर ये पीएम प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की ऋण सहायता और डिजिटल लेन-देन में प्रोत्साहन राशि कितनी दी जा रही है वो मैंने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ें? विश्वकर्मा योजना से थोड़ा-सा आगे बढ़ो, एक और योजना हम आपसे डिस्कस कर लें। ये है DDU-GKY। अब इसका पूरा नाम बता दो। डीडीयू का मतलब तो आप सबको पता होगा, कहते हैं दीन दयाल उपाध्याय। दीन दयाल उपाध्याय। अब ये लिखा है जीकेयू, तो सॉरी जीकेवाई। जीकेवाई का मतलब क्या हो गया? ग्रामीण कौशल्य योजना। ग्रामीण कौशल्य योजना, ठीक, समझ गए। डीडीयू दीनदयाल उपाध्याय, जीकेवाई ग्रामीण कौशल्य योजना। बस 2-3 बातें जो आपसे एग्जाम में हर बार पूछता है। एक तो इसकी शुरुआत पता चल गई, तो फिर मुझे बता दो इसका लाभार्थी इतने वर्ष तक के जो कैंडिडेट्स होंगे वो इसका लाभ ले सकेंगे। फिर मुझे बता दो इसका मंत्रालय, ठीक है? शुरुआत कब से हुई? 25 दिसंबर से, सॉरी सितंबर है, 25 सितंबर से 2014, यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। मंत्रालय कौन-सा है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, ठीक है? और लाभार्थी की उम्र क्या है? 15 से लेकर 35 साल। 15 से लेकर 35 साल है लाभार्थी की उम्र, डीडीयू जीकेवाई, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत। और ये जो योजना है डीडीयू जीकेवाई यानी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का एक हिस्सा है। आगे बढ़ जाएं? चलो भाई, और आगे बढ़ते हैं। एक योजना है, गौर करना, इसे कहते हैं RSETI। अब ये RSETI क्या है? इसको कहते हैं ग्रामीण स्वरोजगार, ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान, ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान पहल। बस यहाँ पर 2 बातें याद रखना। कौन-कौन सी? एक तो इसकी शुरुआत कब से हुई, इसकी स्थापना कब हुई और दूसरा इसका उद्देश्य। उद्देश्य क्या है? बस ये 2 बातें याद रखो। शुरुआत याद रखो 2009 से। इनका उद्देश्य क्या है? साफ-साफ हिंदी में पढ़ो क्या लिखा है, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान। स्वरोजगार अर्जित करो। ये योजना कहती है गाँव वाले बच्चों से कि भैया आप स्वरोजगार की तरफ बढ़िए। अर्थात क्या किया जाएगा उद्देश्य के तौर पर? ग्रामीण युवाओं में उद्यमिता को बढ़ाना इसका लक्ष्य होगा। ठीक? ग्रामीण युवाओं में उद्यमिता को बढ़ाना इसका टारगेट है। और कुछ लक्ष्य हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। चूँकि प्रशिक्षण संस्थान है, तो यहाँ पर शिक्षा दिया जाता है, प्रशिक्षित किया जाता है। इसके लिए स्वरोजगार पाने के लिए अर्थात जो प्रशिक्षु हैं, उन्हें गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिया जाए, उन्हें ऋण सहायता दिया जाए, ये भी इसका लक्ष्य है। प्रशिक्षु को प्रशिक्षु को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण, ठीक, ये देना। इसके अलावा उन्हें ऋण सहायता देना, यही इसके प्रमुख लक्ष्य हैं। दैट्स इट। बात यहाँ तक समझ गए? तो फिर से देख लो जरा, ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान शुरुआत होती है 2009 से। उद्देश्य है ग्रामीण युवाओं में उद्यमिता को बढ़ाना। आगे बढ़ जाओ। मैं लिए चलता हूँ TURA, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, भूलना नहीं इसको। और खास तौर से इनसे संबंधित एक जो शख्स हैं, व्यक्ति हैं, उनका नाम तो बिल्कुल मत भूलना। PURA इसको कहते हैं प्रोविजन ऑफ अर्बन एमेनिटीज इन रूरल एरियाज। हिंदी में कहेंगे ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में क्या कहेंगे? प्रोविजन, जस्ट वेट मैं पढ़ता हूँ। प्रोविजन ऑफ अर्बन एमेनिटीज, तो ग्रामीण क्षेत्र में किसकी सुविधाएं देना? अर्बन यानी कि शहरी, हाँ ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र में शहरी सुविधाओं, ग्रामीण क्षेत्र में शहरी सुविधाओं के
प्रावधान की योजना, ये इसका नाम है। फिर से समझ लो, इस योजना को कल्पित किया था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। उन्होंने कहा कि क्यों ना हम ग्रामीण क्षेत्र में शहरी सुविधाएँ दें। इसी के नाम से पीयूआरए इस योजना को लॉन्च किया गया। अच्छा, योजना को लॉन्च किया गया तो 2003-4 में इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है? और इस योजना से संबंधित व्यक्ति कौन है? कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है, याद रखना। एपीजे अब्दुल पाकिर ज़ैनुल आबदीन अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम। दरअसल इन्होंने एक किताब लिखी थी, अब्दुल कलाम। इन्होंने किताब लिखी थी, किताब का नाम था लक्ष्य 3 बिलियन। इस किताब को लिखा था अब्दुल कलाम साहब ने और एक थे सृजन पाल। तो सबसे पहले इसी पुस्तक में पीयूआरए के बारे में इन्होंने बताया था। ठीक? तो याद रखो, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएँ देने के लिए इस योजना को लाया गया था। आगे बढ़ें, तो एक योजना है एसएजीवाई, बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो इसका शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म सब याद रखो। एसएजीवाई क्या है? इसको कहते हैं सांसद आदर्श ग्राम योजना। लिख लो, सांसद आदर्श आदर्श ग्राम योजना। फुल फॉर्म याद ज़रूर रखना। एसएजीवाई आपसे डायरेक्ट पूछेगा इसका मतलब क्या है, सांसद आदर्श ग्राम योजना। तो बता दो, शुभारंभ कब हुआ? फिर मुझे बता दो, अच्छा शुभारंभ हुआ तो हुआ, तो इसके पीछे मंत्रालय कौन खड़ा है? यानी कौन-सा मंत्रालय इसको रन करा रहा है? क्या इसे कुछ अन्य नाम से भी जाना जाता है? अगर जाना जाता है तो बता दो। और तीसरा सवाल मुझे बताओ, इसका लक्ष्य क्या है? अगर लक्ष्य आपने बता दिया, तो फिर मुझे ये बता दो। एक सवाल और अभी मैं लिखता हूँ। सबसे पहले शुभारंभ। शुभारंभ हुआ 11 अक्टूबर को 2014 को। ये जो 11 अक्टूबर 2014 को शुभारंभ हुआ था, ये एक शख्स हैं जयप्रकाश नारायण। कहते हैं जयप्रकाश नारायण, इनकी जयंती के अवसर पर इसे शुरू किया गया था। याद रखना, भूलना नहीं। फिर आ जाओ मंत्रालय की बात कर लें। कौन-सा है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। पूछा जाए कि इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसे कहते हैं साझी योजना। साझी योजना कहा जाता है इसे। टारगेट क्या है? लक्ष्य क्या है? तो सांसद आदर्श ग्राम योजना है। इसमें गाँव को गोद लिया जाता है। तो गोद लेके फिर इसके बाद उसका विकास किया जाता है। तो जब इसको शुरू किया गया था ना, तो 2019 का टारगेट किया गया था। 2019 तक 3 गाँव, 3 जो गाँव होंगे उन्हें आदर्श गाँव बनाया जाएगा, ठीक है? फिर इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हुआ ये कि 2016 तक ये टाइमलाइन निर्धारित की गई। 2016 तक 1 गाँव को आदर्श गाँव बना दिया जाना चाहिए। फिर इसके बाद एक और टारगेट किया गया कि 2024 तक 5 आदर्श ग्राम 5 आदर्श ग्राम का चयन किया जाएगा। ये इसके लक्ष्य थे। 2019 तक कितने? 3 आदर्श गाँव बनाना इसका लक्ष्य था। फिर से देख लो, एसएजीवाई सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ। जयप्रकाश नारायण जी की जयंती थी। इस जयंती के अवसर पर इसे शुरू किया गया। ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहल है। साझी योजना इसे कहा जाता है। 2019 तक 3 आदर्श गाँव स्थापित करने का इसका लक्ष्य था। ठीक? यहाँ तक क्लियर हो गई बात? और आगे बढ़ो ज़रा। मैं लिए चलता हूँ ग्रामीण युवाओं की धड़कन। इस समय बनी हुई है। ये है योजना अग्निपथ। अग्निपथ मूवी नहीं, योजना है ये। अग्निपथ योजना, ठीक है? इसमें जो कैंडिडेट्स जाएँगे उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। तो सबसे पहले 2-3 बातें। इसे मंजूरी कब दी गई? इसे मंजूरी प्रदान की गई जून 2022 में। अच्छा, प्रमुख प्रमुख तथ्य आओ ज़रा चर्चा कर लें। फिर इसके बाद इसमें हम सेवा निधि के बारे में जानेंगे कि आपने सेवा तो कर ली, तो सेवा करने के बाद आपको कितनी निधि मिलेगी? आओ देखिए। मंजूरी जून 2022 में। मुख्य तथ्य देख लो। इसमें अगर कोई व्यक्ति भर्ती होता है, कोई गाँव का लड़का या शहर का लड़का भर्ती होता है, तो याद रखो, अफ़सर नहीं बनाया जाएगा, ऑफ़िसर नहीं बनेगा। अर्थात ये योजना अफ़सर रैंक की नहीं है, अफ़सर नहीं बनाया जाएगा, ठीक है? कौन-सी आयु सीमा का बच्चा इसमें जा सकता है? आयु सीमा होनी चाहिए 17.5 से लेकर 23 साल।
इस आयु सीमा का व्यक्ति लड़का इसमें जा सकता है। इसके अलावा क्या इसमें आरक्षण है? अगर है, तो महिला का आरक्षण बता दो। महिला का है 20%। इसकी सेवा अवधि क्या होगी? सेवा अवधि 4 साल होगी। 4 साल के लिए आप भर्ती होंगे। इसके अलावा क्या इसे स्थायी रूप भी दिया जाएगा? अगर कोई बच्चा इसमें भर्ती होता है, क्या उसे स्थायित्व भी प्रदान किया जाएगा? हाँ, जो 25% मान लो 100 बच्चे भर्ती हुए, 100 में से 25 बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें स्थायी रूप दिया जाएगा, वो होंगे अग्निवीर। अर्थात 25 अग्निवीरों को स्थायी बना दिया जाएगा। ठीक, अब आ जाओ सेवा निधि। एक बच्चा जिसने 4 साल मेहनत करी, नौकरी पा गया, वो 4 साल किया उसने नौकरी, तो फिर उसे साढ़े 11 सॉरी 11.71 लाख रुपए सेवा निधि के तौर पर मिलेंगे। इसकी खास बात ये है कि ये आयकर इसमें नहीं लिया जाएगा, अर्थात ये आयकर छूट राशि होगी। तो इस योजना के अंतर्गत क्या कुछ बीमा कवर भी दिया जाएगा? हाँ, 48 लाख रुपए का इसमें बीमा कवर होगा। अच्छा भाई, मुझे एक बात और बताओ, अगर ये बच्चा है अग्निवीर बन गया, अग्निपथ योजना में शामिल हो गया, तो जब ये सेवा निवृत्त होगा, उस समय क्या इसे पेंशन मिलेगी? ना। क्या इसे ग्रेच्युटी होगा? ना। ध्यान देना, केवल और केवल इसके पास कौशल और रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। कौशल और रोजगार के अवसर इसके पास उपलब्ध होंगे। ठीक, यहाँ तक बात समझ गए? अच्छा, अब और आगे बढ़ो जरा। मान लो यही बच्चा है, कुछ हादसा हो जाता है इसके साथ, अर्थात अगर इसकी मृत्यु हो गई, दिव्यांगता आ गई, उस स्थिति में लाभ क्या होगा? अगर इसकी मृत्यु हो जाती है, 1 करोड़ रुपया, हालाँकि इसकी तो मृत्यु हो गई तो परिवार को मिल जाएगा 1 करोड़ रुपया। अगर इसके पास दिव्यांगता आ गई, है ना? तो फिर इसको क्या मिलेगा? मान लो 100% दिव्यांग हो गया, तो 44 लाख रुपया मिल जाएगा। अगर 75% दिव्यांग हो गया, तो 25 लाख रुपया मिल जाएगा। अगर 50% दिव्यांग हो गया, तो 15 लाख रुपया मिल जाएगा। ये है इसकी विशेषता। ठीक है? यहाँ तक बात समझ गए? फिर से देख लो अग्निपथ योजना के बारे में। 2022 में मंजूरी मिली। अफसर रैंक की योजना नहीं है ये। 17.5 से 23 साल का होना चाहिए। 20% महिला आरक्षण है। 4 साल की सेवा अवधि है। 25% को अग्निवीर स्थायी रूप से दे दिया जाएगा। 4 साल नौकरी करते हो तो 11.71 लाख रुपया मिलेगा। आयकर में छूट, बीमा कवर 48 लाख। सेवानिवृत्ति पेंशन ग्रेच्युटी नहीं है। कौशल रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। मृत्यु होती है तो 1 करोड़ रुपया परिवार को मिलेगा। दिव्यांगता होती है 44 लाख रुपया मिलेगा। 100% दिव्यांग में 25 लाख रुपए, 75% में 15 लाख रुपए, 50% में। ठीक, और आगे बढ़ो जरा। एक योजना हम आपसे डिस्कस कर लें। कुछ योजनाएं हैं, एज इट इज आप इनको याद रखना। ठीक है? जैसे छोटी छोटी योजनाएं हैं, इनके आपसे अगर पूछेगा तो ईयर्स पूछेगा। 4 योजनाएं या 5 योजनाएं इधर लिख देगा और इधर लिख देगा ईयर्स, नीचे कूट बना देगा, कहेगा बताओ सही उत्तर क्या है। तो देखो, एक योजना है जिसे कहते हैं रोजगार गारंटी योजना। रोजगार गारंटी योजना 1972 में इसे महाराष्ट्र से शुरू किया गया था। बस यही बात इसको आपको याद रखनी है। एक योजना ये है। फिर आ जाओ, एक योजना है काम के बदले अनाज कार्यक्रम। सबसे पहली बार इसको शुरू किया गया था 1977 में। फिर एक योजना है, इसको बोलते हैं ग्रामीण, जस्ट वेट, इसमें राष्ट्रीय मैं लगा दूं, और इसको कहते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। रोजगार कार्यक्रम 1980 में इसको शुरू किया गया था। फिर एक योजना है, इसे कहते हैं राष्ट्रीय भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम। गारंटी कार्यक्रम इसे शुरू किया गया था 1983 में, 1983 में। 1989 में एक योजना आई थी, इसको बोलते हैं जवाहर रोजगार योजना। जवाहर रोजगार योजना, JRY कहा जाता है इसे। ये जो JRY है,
इसमें 2 योजनाएँ शामिल हैं, अर्थात एक का नाम है एनआरईपी और आरएलईजीपी, ठीक? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और एक है राष्ट्रीय भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम। इन दोनों को मिला के बनाया गया जवाहर रोजगार योजना, अर्थात इसका आपस में विलय किया गया और फिर जेआरवाई बनाया गया। फिर इसके बाद 1993 में एक योजना आई जिसे कहते हैं रोजगार आश्वासन योजना। ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है, रोजगार आश्वासन योजना कब आई? 1993 में। भूलना नहीं, बहुत सिंपल है, याद रखना। इसके बाद फिर 1999 में चलो, 1999 में जवाहर समृद्धि, 1 मिनट, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की शुरुआत हुई 1999 की हम बात कर रहे हैं। 2001 में क्या हुआ? संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, इसकी शुरुआत हुई। अच्छा, एक योजना है जिसको बोलते हैं न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। ये सवाल आप अगर आपसे पूछे कि ये जो कार्यक्रम है, ये किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ? पंचवर्षीय योजना, तो आप क्या बताओगे? फिफ्थ फिफ्थ पंचवर्षीय योजना में इसको शुरू किया गया था, भूलना नहीं। एक वर्ष याद रखो, 1978। इस वर्ष राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम शुरू हुआ। कार्यक्रम, एक वर्ष याद रखो, 1991। इस वर्ष राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान ये बना। एक वर्ष याद रखो, 1956। इस वर्ष क्या हुआ? प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय बना। प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, ठीक है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। 1956 प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय। 1991 राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान बना। 1978 राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम शुरू हुआ। आगे बढ़ें। अच्छा, ये एक मैं सवाल आपसे पूछता हूँ, ये जो कार्यक्रम है ना, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, इसका उद्देश्य क्या है पता है आपको? इसका उद्देश्य था रोजगार सृजन। रोजगार सृजन इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था। आगे बढ़ें। देखो, 1959 में आ जाओ। 1959 में हुआ ये कि एक अभियान शुरू किया गया। ये था ग्राम शिक्षा अभियान। और ये कहाँ से शुरू हुआ? ये शुरू हुआ महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में कहाँ से? आप बता दो, सतारा से। सन 2000 में क्या हुआ? सन 2000 में एक नई योजना आई, इसको बोलते हैं अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कार्यक्रम। अगर आपसे पूछे अन्नपूर्णा कार्यक्रम कब शुरू हुआ, तो बता दो सन 2000। आगे बढ़ें। चलो देखो, कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जैसे IRDP, TRYSEM, राइसेन, दवाकरा, DWCRA, सिट्रा, SITRA। आपने सॉरी, आपने SGSY का नाम सुना होगा। ये क्या है? IRDP का मतलब होता है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। लिख लेना आप लोग वीडियो पॉज करके। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। राइसेम का मतलब क्या होता है? TRY, यानी कि ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। फिर से समझो, ट्रेनिंग ऑफ किसकी? रूरल यूथ फॉर किसके लिए? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है? फिर इसके बाद डवात्रा में आ जाओ, DWCRA, इसका मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड। कहाँ पर? रूरल एरियाज में। फिर से समझो, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड इन रूरल एरियाज। ये लिखा है सिट्रा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सप्लाई ऑफ इम्प्रूव्ड टूल किट्स टू रूरल आर्टिसंस। SGSY क्या है? इसको बोलते हैं स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ठीक है? अब आओ जरा एक एक करके समझते हैं। IRDP क्या है? ट्राइसेम क्या है? दबाकरा क्या है? सिट्रा क्या है? और SGSY क्या है? शुरू करें? देखो, बस एक-एक, दो-दो पॉइंट याद रखना है आपको। यहाँ से आपसे अगर सवाल बनाएगा, तो ईयर्स वाइज़ बनाएगा कि इनकी शुरुआत कब हुई है, से मैच कराओ, है ना? इस प्रकार से सवाल बना सकता है।
देखो, शुरुआत करते हैं आईआरडीपी से। आईआरडीपी क्या है? हिंदी में कहें तो इसे कहते हैं समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम। समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम शुरुआत होती है 1978-79 से। और शुरुआत तो हो गई, लेकिन आगे चल के 1999 में इसका विलय कर दिया गया। विलय कहाँ किया गया? एसजीएसवाई में इसका विलय किया गया। एसजीएसवाई क्या है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। अर्थात आईआरडीपी अंततः कहाँ मिल जाती है? एसजीएसवाई में। ठीक, 2 ईयर्स में लिख रहा हूँ। 1973-74 ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। 1974-75 ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। 1973-74 में क्या हुआ? 1973-74 में एक कार्यक्रम शुरू किया गया, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम। 1974-75 में क्या हुआ? 1974-75 में एक नया कार्यक्रम शुरू हुआ, इसको बोलते हैं कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम। विकास कार्यक्रम, ठीक है। और ये जो कार्यक्रम शुरू हुआ था ना, ये हुआ था भारत सरकार और साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक के साथ, विश्व बैंक के साथ। ठीक, आगे बढ़े। अगली योजना है TRYSEM, ट्राइसेम। ट्राइसेम को क्या कहेंगे हिंदी में? हिंदी में कहेंगे स्वरोज, जस्ट वेट, ट्राइसेम स्वरोजगार में ग्रामीण युवाओं का ग्रामीण युवाओं का शिक्षण। स्वरोजगार में ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण। इंग्लिश में क्या कहेंगे? ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। कब से इसको शुरू किया गया? 1979 से इसे शुरू किया गया। फिर क्या हुआ? फिर हुआ कुछ नहीं, 1999 आया और इसका विलय कर दिया गया। कहाँ पर? एसजीएसवाई में, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में। ठीक, एक और योजना है DWCRA। क्या कहते हैं इसे? डवाकरा। हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं डेवलपमेंट, यानी कि विकास। किसका विकास? वुमेन एंड चाइल्ड का। कहाँ पर? ग्रामीण एरियाज में, रूरल एरियाज में, अर्थात ग्रामीण क्षेत्र में महिला एवं जस्ट वेट, ग्रामीण क्षेत्र में, रूरल एरियाज में महिला एवं, ये चाइल्ड है ना, बाल हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास इसका पूरा नाम है। अब आ जाओ, दो तीन बातें। इसकी शुरुआत होती है 1982। और इसका कार्यान्वयन कौन कर रहा है? कार्यान्वयन कर रहा है जिला परिषद। ठीक है, याद रखो। और आगे बढ़े, चलो भाई, पहुंचो आप सिट्रा के पास। SITRA, सिट्रा। सिट्रा को क्या कहते हैं? सिट्रा को कहते हैं रूरल आर्टिसंस, यानी कि हिंदी बोले तो ग्रामीण कारीगर। ग्रामीण कारीगरों, रूरल आर्टिसंस। अब जरा गौर करना, ग्रामीण कारीगरों को परिष्कृत औजार किट की आपूर्ति। ग्रामीण कारीगरों को परिष्कृत औजार किट की आपूर्ति योजना इसे कहा जाता है। शुरुआत कब से हुई? 1992 से इसको शुरू किया गया था। और आगे जाके ये भी SGSY में मिल जाएगी। अब जरा SGSY के बारे में जान लो। जस्ट वेट, मैं यहाँ पर SGSY, इस योजना को, सबसे पहले तो आप इसका पूरा नाम पढ़ो। इसका पूरा नाम क्या है? SGSY कहते हैं स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ये एस हो जाएगा, स्वर्ण जयंती। इसके बाद ग्राम स्वरोजगार, और फिर हो जाएगा योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। फिर मुझे इसकी शुरुआत बता दो। शुरुआत, फिर मुझे बता दो इसमें कौन-कौन सी योजनाओं का विलय किया गया है? ये दूसरा सवाल मेरा हो गया। तो पहले तो आप शुरुआत बताओ। 1 अप्रैल 1999 से इसकी शुरुआत होती है। विलय किसका-किसका हुआ? तो अभी-अभी मैंने सारी की सारी योजनाएँ बताई, जैसे IRDP, इसका भी विलय किसमें हुआ? SGSY में। इसके अलावा ट्राइसेम,
इसका भी विलय एसजीएसवाई में। इसके अलावा डवाकरा, इसका भी विलय स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में। फिर सिट्रा, SITRA, इसका भी विलय एसजीएसवाई में। GKY, इसके अलावा MWS, इसको बोलते हैं 10 लाख कुआं योजना, हिंदी में मिलेनियम्स वेल्थ स्कीम कहा जाता है। इन सारी की सारी योजनाओं का विलय कहाँ किया गया है? सी में, SGSY में। अच्छा, इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें जानना, सवाल पूछे जा सकते हैं। SGSY, सवाल कुछ ऐसे आपसे पूछे जा सकते हैं कि ये जो SGSY है, इसमें इसमें एक शब्द पूछा जाता है, स्वरोजगारी। स्वरोजगारी, यहाँ पर देखो, दरअसल होता ये है कि ये जो योजना है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इसमें स्वयं सहायता समूह के द्वारा स्वरोजगारियों का गठन किया जाता है। ठीक। इसके अलावा मैंने एक शब्द यूज किया, स्वयं सहायता समूह। यहाँ से 2 सवाल बनते हैं आपके एग्जाम में, और ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। स्वयं सहायता समूह से एक सवाल ये बनता है कि ये जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है, इसमें प्रत्येक स्वयं सहायता जो समूह होता है, उसमें कितने सदस्य होते हैं? कितने सदस्य होते हैं? ये होते हैं 10 से लेकर 20। डिजिट भूलना नहीं, पूछा जाता है सवाल में। अच्छा, फिर एक सवाल और पूछा जाता है कि मान लो ये एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति एक व्यक्ति कितने स्वयं सहायता समूह का सदस्य बन सकता है? आप बताओगे, एक लाभार्थी एक स्वयं सहायता समूह का लाभार्थी बन सकता है। इसका भी डेटा याद रखना, ठीक है? यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? आगे बढ़ें? अच्छा, अब आ जाओ इसके लाभार्थी के पास। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में एससी, एसटी के लिए कितना एससी, एसटी कितना प्रतिशत लाभार्थी होगा? और इसमें महिला लाभार्थी कितनी होंगी? और इसमें विकलांग लाभार्थी कितने होंगे? एससी, एसटी के लिए 50% है, महिलाओं के लिए 50% है, और विकलांग के लिए 3% है। सीधा सवाल अगर आपसे पूछे, कई बार पूछा भी जा चुका है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में कितने एससी, एसटी लाभान्वित होते हैं? 50%। ठीक है? इस योजना के अंतर्गत वित्त अनुपात वित्त अनुपात कितना है? 75:25। दैट्स इट। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि हमने आपसे डिस्कस करी। रूरल यानी ग्रामीण रोजगार संबंधी योजनाएं हमने आपसे डिस्कस करी। इसी के आगे फिर हम लोग नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। आज यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।